नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो ये लड़ाई शुरू हुई थी 12 फरवरी से, वो अभी तक निरंतर जारी है। एक लड़ाई जो ज़मीन पर लड़ी जा रही है, जिसको आकाश लामा लगातार एक लंबे समय से 6 महीने से और उससे पहले से भी लगातार लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी 12 सालों का एक लंबा समय इस लड़ाई ने देखा है। तो एक तरफ वो कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ ज़मीन पर इन लोगों की लड़ाई लगातार जारी है। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं आकाश लामा। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि बार बार दिल्ली आने के बावजूद 6 महीनों से अभी तक ये मामला जो है वो फंसा हुआ है। तो सर, सबसे पहला सवाल, 6 महीने होने जा रहे हैं और आपने पहले सरकार के कुछ लोगों से मिलने की कोशिश भी की, किरण रिजिजू से आप मिले और तमाम लोगों से मिले, कुछ टस से मस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या उम्मीदें हैं, कहाँ बात फंस रही है? सबसे पहले तो जनता लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ शायद 23 अप्रैल में जी 2025 में एक इंटरव्यू में मैं था। आज ठीक 2 महीने बाद 24 जुलाई को आपसे फिर से साक्षात्कार हो रही है। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल मार्फत सभी दर्शकों को नमो बुद्धाया, जय भीम। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, यह आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल हो चुकी है। बीच में फिर 91 में आंदोलन हुई, फिर आंदोलन को दबाया गया या दब गया, बहुत कारणें हैं। तो पुराने हम लोग काफ़ी अध्ययन किए हैं। भंते सुरेश देसाई ने रिट पिटिशन डाली 2012 में, उसका कुछ सुनवाई नहीं होना। 2018 से हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन मिलके हम लोग आगे काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ उपाय नहीं थी तो हम लोग ने 12 फरवरी से अनशन में बैठे बोध गया में। और आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बारंबार, जैसे 23 अप्रैल की बात करूं, ये इस बार का आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। मैंने शुरू से कहा था ये आंदोलन ही ये हमारी पीड़ा है एक नंबर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार, इसमें कमेटी में फिर 4 ही बौद्ध है 9 में से। तो हमारी मुख्य मांग है कि बीटी एक्ट में पूरी बौद्ध हो, मतलब बीटीएमसी में, और हम अपना संचालन कर सकते हैं। देखिए, 1949 का ज़माना दूसरा था, अनागरिक धर्मपाल की ज़माना दूसरा था, लेकिन आज 2025 में, आज मैं कल ही मैं देखिए द्वारका में गया। कल मैं आते ही मैं द्वारका में एक वहाँ पे धरना चल रहा है, वहाँ पर बुलाया गया था, मैं गया, 10,000 साके लोग बैठे हुए थे। अब खाली मैं साके का बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट का बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा हूँ, इतने जनसंख्या बढ़ गई है, बढ़ तो नहीं गई, घर वापसी हुई है। बिल्कुल। तो हम शांति से सरकार से यही अनुरोध किए हुए हैं, और 29 जुलाई में अभी फाइनल हियरिंग भी है, इसका प्रोसेस है। तो हम सरकार से, न्यायपालिका से ये धरने के मार्फत हम शांतिपूर्वक जनाने चाह रहे हैं कि फिर से 10 साल बाद फिर एक आंदोलन खड़ा ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो जिसके संघर्ष के लिए हम लोग सब संगठन मिलके चल रहे हैं। अभी पूरे देश भर में, मैं अभी जब 100 दिन कंप्लीट हुआ, 1 जून से मैं पूरे देश भ्रमण कर रहा हूँ। नागपुर से शुरू किया था, वहाँ जनसभा हुई, भोपाल में, रायपुर में, हैदराबाद, बेंगलोर, बिहार में तो जैसे चली रही है, पूर्व राज्य में, इसी प्रकार से लद्दाख में, उत्तर प्रदेश, खाली देख ही लीजिएगा, उत्तर प्रदेश खाली आगरा, झांसी में 3-4 जगह नाम बताओ। देश में नहीं, विदेशों में भी हमने इसकी गूंज सुनी है। लगातार लोग वहाँ से भी समर्थन भेज रहे हैं, उसकी वीडियोस सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतने जन समर्थन के बाद, इतने बड़े जन सैलाब के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ना किसी के साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार की बात सामने आती है, ना कुछ सामने आती है, उसके बाद भी सरकार, एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ा कानूनी दावपेच यहाँ फंस भी नहीं रहा है, फिर भी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? और एक दूसरा सवाल ये है कि अब कानूनी लड़ाई भी अब आप लोगों के आखिरी पड़ाव पर है, 29 जुलाई को इसके फैसले आने हैं। अगर उसका फैसला आ जाता है तो फिर स्वतः ही आपका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा आपके फेवर में। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर 1% भी चांस है और नहीं आता आपके फेवर में, फिर इस आंदोलन का रुख क्या होगा? देखिए, फेवर में आना ना आना, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, तो उस संविधान के आधार पर हम अपने हक मांग रहे हैं।
मैं दूसरों के किसी के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, जबरन हम नहीं कर रहे कि भाई ये हमको दो, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संघर्ष तो जारी रहेगा और सरकार देरी कर रही है, कई कारण हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकती है, वोट की कारण हो सकती है, कई कारण हो सकती है, लेकिन हम सरकार से एक ही बात कर रहे हैं। देखिए भारत एक सेकुलर देश है, जिस प्रकार से हम दूसरे के धर्मों का हम आदर करते हैं उसी प्रकार हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अन्य धर्म में हमारी रिस्पेक्ट करें। और मैं आपको इस आंदोलन का एक सफलता बताता हूँ, अभी तक नॉन बुद्धिस्ट संगठनों ने इसका विरोध नहीं किया। देखिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। देखिए वो जो बदमाशी करेगा तो उसको सजा हो गई। मैंने शुरू दिन से कहा है शांति से और हम संविधान प्रकार से, वहाँ कोई हीरोगिरी दिखाना नहीं है हमको। तो जब महाबोधि के सामने 12 फरवरी में बैठे थे, एक कोई ग्रुप आया था मेरे पास, लामा जी ये बैठ के कुछ नहीं होगा, ये महाबोधि के सामने जो गेट में वो करते हैं, हम बोलो उसके 1 दिन लगेगा। देखिए आप ज़्यादा नहीं, 12 फरवरी से आज जो ये अनशन की 163 दिन हो गया, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको हाईवे में अकेले आग पट्टी में लगा के बैठ जाए तो वो भी तो आंदोलन हो जाता है। उतना उग्र करने का क्या जरूरत है। लेकिन आप शांति का जो दामन है वो नहीं छोड़ेंगे जी। देखिए किसी भी हालत में। देखिए शांति देश में खाली नहीं, ये पूरे संसार में आज गूंज शांति की ही है। इसीलिए बौद्ध धर्म में इतना आकर्षित होना, यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो या भारत हो, इस धम्म में कभी हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। आप कभी भी किसी भिक्षु लामा को नहीं देखेंगे कि पम्पलेट बांटते हुए धम्म प्रचार करते हुए। आज यहाँ के जो 85% बहुजन समाज है, इनको मालूम चल गई भाई हमारे तो हम भूल गए थे, पाखंडवाद में चले गए थे। कल कुछ वहाँ पर साक्य समाज के लोग बोल रहे थे हमको, तो अब मैं आपको बताऊं, बोध गया से 40 लोग अपने पैसे दे के आ रहे हैं। अभी तक बोध गया में उतना हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, दिल्ली धरने में आ रहे हैं वो भी पूरा। तो मेरा कहना यही है, सत्य कभी छिपेगी नहीं, सत्य तो एक दिन बाहर निकलेगा ही। तो शांति ही क्रांति है। और सरकार से ये अनुरोध लगाते, जैसे वहाँ पर कल आज सुबह गया था, जंतर मंतर पूरा बैरिकेड लगाया है, आप बैरिकेड खोल दीजिए, बौद्ध इतना उत्तेजित होकर वहाँ पर धरना नहीं करेगी। वहाँ पर जो ऑफिसर थे उससे मैं बोल रहा था, नहीं ये बैरिकेड कोई चढ़, मतलब बुद्धिस्ट कभी चढ़ेगा नहीं, सहेगा, चढ़ेगा नहीं किसी के ऊपर। तो यही अनुरोध इस देश में जिस तरह की क्रांतियों ने बदलाव किया है, और बिहार और क्रांति का पुराना रिश्ता है, लेकिन वो जिस तरह की क्रांति से बदलाव आया है, या अगर युवाओं की बात माने, भगत सिंह कहते थे कि संसद को धमाके की ज़रूरत होती है, इस तरीके की बातें लगातार कही जाती हैं। और जब 6 महीने का संघर्ष हो जाए और एक चूँ भी ना रेंगे सरकार के कानों पर, अब देख लीजिए मानसून सत्र भी चल रहा है, यहाँ भी आपकी आवाज़ संसद में उठाना ज़रूरी है। आपको लगता है कि यहाँ भी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि मुद्दे बतेरे मुद्दे हैं? देखिए अभी पिछले जो हम आंदोलन शुरू किए थे बजट सेशन में आपने देखे होंगे, 6 सांसदों ने बात उठाई। इसी प्रकार से बिहार के जो असेंबली में वहाँ भी बात मुद्दा उठा, अन्य राज्य में, महाराष्ट्र में हो, अन्य राज्य में उठी है। मैं सभी से एक ही कहना चाहता हूँ, आज आप मेरे सामने खड़ी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर को। आप एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं, 133 एमपीज है। आप घर में अध्ययन कीजिए, आंख बंद कर देखिए, एक व्यक्ति दिखाई देगा, महापुरुष दिखाई देगा, उनके बारे में सोचिए। सिर्फ 6 विधायक या 6 सांसद बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हम धरने के मार्फत, इस आंदोलन के मार्फत, जितने भी एमपीज एमएलएज हैं हमारे बहुजन समाजों की, इनसे अनुरोध करते हैं, बुलंद होकर आवाज़ उठाइए, और जो पद में आप है इसको ख्याल करते हुए आप आवाज़ उठाइए। मैं इतना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बनते डॉक्टर चंद्र कीर्ति भी मौजूद हैं। सर, आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि आज दिल्ली में अब आप लोग हैं, कल आपका 2 दिवसीय आंदोलन भी है, इसके ज़रिए क्या बताना चाहते हैं आप? मॉनसून सत्र चल रहा है, क्या ये कारण है कि सरकार के कानों तक आपकी बात पहुँच सके, जो शायद बिहार से नहीं पहुँच पा रही हो? तो अब ज़रा करीब से सुनाएं उन्हें, ऐसा कुछ है? सबसे पहले तो आपके इस
जनता लाइव को मैं ढेर सारी मंगल कामना देना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बौद्धों के लिए, जो लगातार 3 सालों से इसकी प्रक्रिया, जो कि पूरे देश में एक माहौल तैयार किया गया, उसके बाद में 12 फरवरी से धरना दिया गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 12 फरवरी के पहले तो कोई हलचल नहीं थी देश के अंदर में। 12 फरवरी के बाद यदि देश के अंदर में ये माहौल पैदा होता है, बीटी एक्ट क्या है ये लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोग बोध गया पहुँचते हैं इस आंदोलन में। और इसके बाद आपने देखा होगा कि विधानसभा हो या देश की पार्लियामेंट हो, जगह जगह ये आवाज़ उठाई जाती है, अलग अलग जो भी हमारे एमपी से उनके द्वारा। आज हमारे सामने ये देखा होगा कि 12-13 सालों में ये हेयरिंग नहीं हुआ था। 16 मई को पहली बार हुआ और 29 जुलाई को भी ये हेयरिंग है। तो हम लोग आज दिल्ली में और कल से जंतर मंतर पे 2 दिन का धरना आंदोलन रहेगा, जिसमें देश भर के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारी माननीय न्यायालय सरकार से यही अपील करते हैं हम लोग कि जो हमारा धरोहर है बोध गया, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों का जो पूजा स्थान है वो उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि हर धर्म के लोगों का अपना अपना स्थान उनके पास होता है। बीटी एक्ट 1949 का जो बना हुआ एक्ट, जिसमें 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और गया जिले का कलेक्टर भी उसका चेयरमैन होगा, तो हमें लगता है कि ये असंवैधानिक है। 1950 के पहले बनाया गया एक्ट है, और भारतीय संविधान आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये ऐसे भी इसे रद्द कर देना चाहिए। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोग कल जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे, सारे बौद्ध लोग, उन्हीं की यही मांग है कि ये एक रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कर देना चाहिए, जिससे बौद्धों की जो श्रद्धा है या उनकी भावना है उसका सरकार ध्यान रखे और ये बनी भी रहे। और आपने देखा कई बार ऐसा भी होता है, मोमेंट शांति से चलती है, लेकिन कई बार कितना धैर्य की परीक्षा लोगे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि धैर्य रखते 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 कई बार टूट भी जाता है, आपने देखा होगा। तो हम तो शांति से अपील करते ही जा रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि इस आंदोलन ने जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में क्या कल होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने देश को जगाया है। बौद्ध लोगों के अंदर में उनकी अपनी जो विरासत है या जो उनके अधिकार है उसके प्रति जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया है। तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं आनंद एस जुंधाले, जो कि इस मामले को कानूनी प्रक्रिया जो इसकी है, जो लड़ाई जो 12 सालों से चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई इस देश में 12 सालों से चल रही है, और वो सिर्फ इतनी सी उनकी मांग है, संवैधानिक मांग, जिसको अगर आप कानून की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हो और आप सुने तो आप कहेंगे कि ये तो संवैधानिक रूप से गलत है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए अब तक। लेकिन उसके बाद भी 12 सालों से ये मामला जो है वो अटका हुआ है। पिछली सुनवाई जब हुई थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी पार्टियां थी उन्हें लताड़ लगाई थी कि ये मामला अब तक 16 मई को, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला अब तक फंसा हुआ है, इस पर अब आखिरी तिथि उन्होंने जो दी थी वो 29 जुलाई की है। 29 जुलाई को इस पर फाइनल हियरिंग की जानी है। और उस पूरे मामले को सर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि इतना लंबा समय 2012 में इस रिट पिटिशन को डाला गया था भंते सुरई ससई के द्वारा, तब से अब तक आखिर कानून में इतनी दाव पेच वाली कोई चीज़ थी नहीं, इतना कुछ प्रूव नहीं करना था, कहाँ फंस रही थी सारी लड़ाई? ये देखिए, ये मामले में जब 12 फरवरी को आकाश लामा जी जब अनशन पे बैठे, ये न्यूज़ जब टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, उस समय हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, हम इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने फाइल किया, और उसी की वजह से 16 मई को एक फाइनल मैटर हियरिंग के लिए आया। और 16 मई को जब फाइनल हियरिंग के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद डांट लगाई कि भाई ये 12 साल क्यों लगा। जब सरकार का वकील कहने लगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो सरकार ने, जज साहब ने पूछा कि 12 साल तक अभी आप इस पर पढ़ाई नहीं कर सके थे क्या, आज भी आपको टाइम चाहिए। और इसलिए 22 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। और इसको जो कारण तो एक ही है कि सरकार में, न्यायपालिका में, हर जगह 95% ये उन्हीं के लोग बैठे हुए जिनसे हम बुद्ध विहार छुड़ाना चाहते हैं, तो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के इसको हियरिंग पे नहीं आने टालते थे। जब हमने 12 फरवरी को लामा साहब
वो अनशन में बैठे बौद्ध भिक्खुओं के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के सभी बुद्धिस्ट एडवोकेट एक हो गए और जिसका नेतृत्व मैंने किया और मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते मन में नहीं होते हुए भी 16 मई को हियरिंग को लेना पड़ा और अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए है। देखते क्या होता है। अरे जो अभी कल 25 और 26 को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो प्रदर्शन जो 12 फरवरी से चल रहा है उसी का एक एक्सटेंशन है। इसका कोर्ट के ऊपर दबाव डालना वगैरह ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले 134 सालों से जो लड़ाई चल रही है, यही आगे जारी रहेगी और अभी ये निर्णायक स्थिति पे आया हुआ है। ये लड़ाई अभी आर या पार होगी। अगर एक तो BT एक्ट रिपील होगा, नहीं तो ये सब लोग जो हम लोग हैं, आकाश लामा जी है, मैं हूँ, हम हमारा पूरी जान दाव पे लगाएंगे, लेकिन BT एक्ट रिपील करेंगे। एक तो कोर्ट में करेंगे या रोड पे करेंगे। तो कोर्ट में आप कितने श्योर हैं कि फैसला जो है वो बुद्धिस्टों के हक में आएगा और आपके पास जो पर्याप्त सबूत हैं या जो भी आपके लीगल एड्स हैं, आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं? देखिए, जैसा आपने बताया, इसमें बहुत सारे दावपेच तो है नहीं। 1950 में जब संविधान बना तो संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर इसके पहले का कोई भी कानून संविधान से पैरेलल होता है, इसके खिलाफ होता है, तो वो ऑटोमेटिक रिपील हो जाता है। अभी 1949 ये जो BT एक्ट है, ये एक्ट सुप्रीम को अपना जो आर्टिकल 13 है, इसके मुताबिक रिपील होना चाहिए था, लेकिन सरकार में भी मनुवादी है, न्यायपालिका भी मनुवादी है और अभी तक बौद्ध समाज इस पर जागरूक नहीं था। और 134 साल पहले बौद्ध की लोक संख्या भी कम थी, अभी बौद्ध समाज जागरूक हो चुका है। अभी इनको नहीं चाहते हुए भी न्याय देना पड़ेगा और न्याय हम लेके रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब में और पहले में फ़र्क है। अब की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आस्था पे फैसले करती है, बाकायदा बयान आते हैं कि हमने आस्था पे फैसले किए लोगों की आस्था को संभालने के लिए। ऐसे में जो हिंदू धर्म के वहाँ लोग हैं, जो पंडित पुरोहित अभी तक बैठे हुए हैं और जो सारा मसला है, क्या वो छोड़ देंगे इतनी आसानी से? और ये आस्था वहाँ भी तो टकराएगी। देखो, जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, ये अभी इस टाइप के स्टेटमेंट कुछ इंडिविजुअल जजेस देते हैं। ये लोग जब शपथ लेते हैं जुडिशरी का, तब कहते हैं कि हम संविधान में भरोसा करते हैं, सेकुलरिज्म में भी भरोसा करते हैं, लेकिन जब ये इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं, ये तो सरासर उन्होंने जो ली हुई शपथ है उसका भंग करते हैं। अगर तुम तो आस्था ही करना, तुमको पंडित बनना चाहिए था, क्यों कोर्ट में आके जज बनते हो? वो जज साहब को, जिन्होंने आस्था को, उनके सपने में कोई भगवान आया और उन्होंने जजमेंट दिया, वो जज साहब को पंडित ही बनना चाहिए था, क्यों कोर्ट में आ गए हो? कोर्ट कचहरी उनके लिए थी नहीं। जब अंग्रेज़ों के दौरान इस मामले को उठाया गया था, तब भी हिस्ट्री के रेफरेंस को लेते हुए उन्होंने भी ये फैसला दिया था कि भाई ये तो बुद्धिस्ट प्लेस है और यहाँ पर उन्हीं को उनकी मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र देश में हैं, हमारे पास हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, तमाम चीज़ें हैं, तब भी हम इसको नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा है, आज से 134 साल पहले ये मामला जब बनते अंगारी का ये लेके गए थे और ये मामला और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी समय कहा हुआ है कि ये बुद्धिस्ट प्लेस है, यहीं पे सिद्धार्थ गौतम को न्याय प्राप्ति हुई थी और ये बौद्धों का ही जगह है, तो इसलिए ये नहीं देने का तो कोई कारण ही नहीं है। और मैं जहाँ तक आपको कहूँगा, इसमें कोई धर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई जात इन्वॉल्व नहीं है, कोई पंडे इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ एक महंत परिवार जो है, जो 134-150 साल पहले इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, उसके परिवार के लोग ही आजकल वहाँ पे राज करते आए हैं और उन्होंने एक मठ बना हुआ है। तो ये लड़ाई हमारी बौद्धों की गैर बौद्धों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक परिवार जो महंत है, वो माफिया महंत है। आप अगर चाहिए तो मेरा एक डिटेल इंटरव्यू मैंने दिया है, जब मैं बौद्ध गया था, लामा साहब ने मेरा ट्रिप कराया था, मैंने एविडेंस के साथ मैंने वहाँ पे वीडियोग्राफी की है। जो 2500 साल पहले हमारी गोल्ड प्लेटेड मूर्तियाँ है, उसका स्मगलिंग करके महंत ने करोड़ों रुपए की माया बनाई हुई है। पूरा बौद्ध गया में उसी की प्रॉपर्टी चलती है। रोड पे उसके गुंडे खड़े होके डंडा मार के टैक्स वसूल करते हैं। अभी तक वहाँ पे पिछले 75 ईयर्स में अभी तक वहाँ पे नॉन ब्राह्मीण कलेक्टर नहीं है। जो भी कलेक्टर आता है ब्राह्मीण ही आता है। बौद्ध गया में अभी तक भारत देश का संविधान लागू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ महंत का संविधान चलता है। वो संविधान हटाने के लिए ये लड़ाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम शुरू से दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण और भी जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो साथ में है। तो हमारा ये, और जैसा भी 2012 में
बदंत सुरेश ससाई जी ने जो रिट पिटीशन डाली थी, तो हमने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से मेरे नाम से 2018 में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई है। उसमें जो आप सब एक ही साथ आ चुके एक साथ हम साथ है। हैं। जी तो परसों हमारी जो हमारे सुरेश ससाई जी के जो एडवोकेट है, जी जो शैलेश नारनवरे है, श्रेय डम्बारे है, तो 22 तारीख को हमारी बैठक हो गई। कम से कम उसमें 3 तो जज है, रिटायर्ड जज है, 12 एडवोकेट की, और इतनी बारीकी से वो स्टडी की हुई है, बारीकी से शुरू से अनागारिक धम्मपाल से, ये नहीं हेनशांग से लेकर जो चीनी यात्री थे, मतलब आप लोगों ने पूरी बारीकी से इस बार कानूनी तैयारी की कानूनी है। तैयारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस बार अगर संविधान में अगर आस्था है, संविधान के अनुसार अगर निर्णय देना है, तो ये बौद्धों के पक्ष में निर्णय 101% यानी होगा। जिस तरह सवाल से ये भी है कि अगर इस वक्त इस देश में संविधान सही तरीके से उसका पालन हो रहा है तो भी आपके हित में फैसला आएगा। अगर आपके हित में नहीं आता, इसका मतलब हम ये भी समझेंगे कि शायद इस देश में संविधान जो है अब सही तरीके से नहीं, तो फिर इसका अर्थ है कि वो जिस तरह से वो संविधान की शपथ लेकर वो आते हैं, उसका पालन नहीं करते, तो ये हमारे लिए नहीं, अपने भारत के नहीं, सभी संसार के जो बौद्ध है उनके लिए बड़ी दुखद ये घटना होगी। क्योंकि पूरा ध्यान जो है, अब देखना, भारत का नहीं, पूरे संसार का ध्यान ये इस आंदोलन के तरफ, मामले के ऊपर है, और वो चल रहा है कि नहीं। और उनको ये उम्मीद है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट अपने वो आस्था की बात किया, जो अयोध्या की वगैरह, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास ऐतिहासिक और पुरातत्व के एविडेंस है। सब मानते हैं कि वहाँ पे सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई। सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार का, वो टेम्पल बोलते, हमारे बौद्ध में वो विहार बोलते हैं, बुद्ध विहार का निर्माण किया। तो कोई न का बोधि वृक्ष है, और उसी नाम से वो बुद्ध गया का नाम भी पढ़ा हुआ है। तो इतनी सब होने के बावजूद कोई जज यानी जो भी निर्णय देगा, तो वो तो सोचेगा, 10 बार सोचेगा। अगर नहीं देता, तो ये बौद्धों के साथ, पूरे समाज के साथ या न्याय के साथ अन्याय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं, और उसी इसमें, और जो अभी संसद चालू है 21 तारीख से, तो हमारे जो भी सांसद है, पूर्व में राज्यसभा, लोकसभा में ये बात उठी है, तो हमें लगा कि भाई वो जो आंदोलन बुद्ध गया में, वो तो चल ही रहा है, तो इसलिए हमने 25 और 26 को ये जंतर मंतर पे धरना, क्योंकि ये राजधानी है, और यहाँ की खबर जो है आप सभी के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो बहुजन जो मीडिया इतने जो आए थे, है ना, इनकी खबर पूरे विश्व में जाती है। तो मैं समझता हूँ उसका असर कहीं ना कहीं हमारे वो संसद में जो हमारे माननीय सांसद है, मंत्री है, उन तक पहुँचेगी, और वे भी सोचने लगेंगे सरकार के ऊपर कि भाई ये थोड़ा दबाव बनाने के लिए हमने ये 2 दिन का दबाव जरूरी है। और पूरे भारत के सभी जो प्रदेश है, जो पूर्वोत्तर भाग हो या ऐसे, सभी लोग यहाँ पर आ रहे, बड़ी संख्या में आ रहे। और जैसे अभी जो हमारे समाज के जो बात की है, शाक्य समाज के, उस दिन जो हमने बैठक की, हमारे जौनदर साहब किया, तो वाल्मीकि समाज के काफ़ी लोग वहाँ पर आने वाले। तो ये जो एक तो बात हो गई कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को बीटे एक्ट 1949 ये क्या चीज़ है वो पता चल गया, और पूरा समाज जो है, नेतागिरी छोड़िए, पूरा समाज है इकट्ठा हो गए, समझ रहे ना। राजनीतिक भी आ रहे, ये भी आ रहे, सभी संगठन के लोग आ रहे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि ऐसा कभी भी साथ में नहीं आया। और ये सब जो है, ये सोशल मीडिया, उसको मैं जिम्मेवार मानता हूँ, सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि सुरेश ससाई जी ने बड़ा आंदोलन किया, पर वो उतना नहीं पहुंच पाया। नहीं, वो सोशल मीडिया ही नहीं था ना। आज यानी थोड़ी सी भी खबर पूरे विश्व में पहुंच जाती है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने ये आंदोलन को पूरे विश्व स्तर में बढ़ाया है। हाँ, तो मैं उन सभी को बहुत साधुवाद। और कल आप आइए, देखिए, बड़ी संख्या में लामा लोग भी दिखेंगे। अभी मैं लेह लद्दाख में गया था, वहाँ पे लामा लोग यानी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे उपस्थित थे। वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन, जिनको लामा बोलते हैं, वो सब बड़ी संख्या में वहाँ पे, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी भी वहाँ पर है, उनके माध्यम से वो कार्यक्रम हुआ था।
है ना। तो अब आपके आने वाले 2 दिवसीय आंदोलन में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रबोधी पाटिल जी।